So today we are going to discuss another very important topic, that is a pneumothorax. बच्चों ये प्लूरल ऑफ्यूजन जो pneumothorax के पेशेंट्स है ना, ये क्लिनिकली ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स आपको काफी सारे मिलते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर और वार्ड के अंदर भी। जो प्लूरल ऑफ्यूजन के पेशेंट होते हैं वो वार्ड के अंदर ज्यादा होते हैं, और ये pneumothorax वाले जो पेशेंट होते हैं ना, ये आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ज्यादा आते हैं। तो समझते हैं कि सर pneumothorax होता क्या है। बच्चे जो ये वर्ड हम यूज करते हैं ना, नीमो का वर्ड, ये जहां पर भी आपने देखना इसका मतलब एयर ही होता है। नीमो का क्या मतलब है? एयर। नीमो का मतलब हो गया एयर। निमोथोरेक्स का मतलब ये होगा कि जो आपकी थ्रेसिक कैविटी है, अगर थ्रेसिक कैविटी के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? निमोथोरेक्स कहा जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं और एलेबरेट करते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हमारी थ्रेसिस कैविटी है उसके किस एरिया के अंदर स्पेसिफिकली अगर एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? निमोथोरेक्स कहेंगे। बच्चों, इफ देर इज एक्यूमुलेशन, क्या हमारे पास सर एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, accumulation of air into the pleural space, into the pleural space is called the pneumothorax। कि बच्चों आपकी जो ये प्लूरल स्पेस है जिसके अंदर हमने कल कहा था कि सर अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो हमने उसको प्लूरल एफ्यूजन कह देना है। अगर आपके पास वहां पर एयर एक्यूमुलेट हो जाए तो आपने उसको क्या कहना है? नीमोथोरक्स कह देना है। क्या कह देना है? नीमोथोरक्स। accumulation of the air into your thoracic cavity और into your pleural space। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो मैंने आपको कल भी बताया था कि सर दो लेयर्स होती है हमारे पास यहाँ पर प्लूरल कैविटी की। जो अंदर वाली लेयर होती है हम उसको विसरल प्लूरा कहते हैं, जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पाइटल प्लूरा। और इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस होती है, देखो लेट्स, अगर ये मेरे पास विजरा है, ये मेरे पास विजरल है और ये मेरे पास पाइटल है, तो इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो स्पेस है इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। अब इसके अंदर अगर फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल एफ्यूजन। और अगर यहाँ पर एयर ज्यादा डिपॉजिट हो जाए, जिसको मैं ब्लैक कलर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे निमोथोरक्स। ठीक है जी। द accumulation ऑफ द एयर into your pleural space is called the pneumothorax। अब बच्चे ये जो निमोथोरक्स होती है ना, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। निमोथोरक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, हमने फर्स्ट एड के अंदर भी पढ़ा था। जो सबसे पहली टाइप है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स। ठीक है जी, निमोथोरक्स। अब बच्चों प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स का क्या मतलब होता है? प्राइमरी का मतलब जिस भी हम डिजीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है जो ऑर्गन हमारे पास इन्वॉल्व होता है ना उसके अंदर ही प्रॉब्लम है, कोई सेकेंडरी काज नहीं है उसका। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स का क्या मतलब है कि आपके लंग्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसा कि हम कहते हैं आपके पास एक पेशेंट है, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट। इसका मार्फन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है, बच्चों ये जो मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, आपको पता है ये पेशेंट आपके पास टॉल भी होता है, ये पेशेंट हमारे पास थिन भी होता है। तो जो भी आपको पर्सन अगर टॉल या थिन नजर आता है या वो पेशेंट आपको मार्फन सिंड्रोम का नजर आता है ना, उन लोगों के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास पैरेन्काइमा होता है ना, मतलब जो लंग से टिश्यूज होते हैं, ये हमारे पास वीक होते हैं। ये जरा मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिएगा कि जो लोग आपके पास मार्फन सिंड्रोम के हैं या वैसे अगर जिनका हाइट मतलब लंबी है या जो वो पतले से होते हैं, तो उन लोगों के ये जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं ना ये वीक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो लंग है ना, लेट्स सपोज आपके पास एयर आई, यहाँ पर एयर आपके पास लंग्स में आई और वहां से हम उसकी गैसियस एक्सचेंज करवा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो लंग्स के टिश्यूज है वो वीक है, यानी जो लंग का पैरेन्काइमा है वो वीक है, लेट्स सपोज ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये वाली वॉल, अगर ये वीक है तो उन लोगों के अंदर क्या हो सकता है सर? इस तरह के ब्लैप्स बन जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं एनोरिज्म। आपको पता है ना, जैसे हमने वहां पर आयोटिक एनोरिज्म का भी जिक्र किया था कि अगर आपकी वॉल वीक है तो आयोटिक एनोरिज्म हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास लंग्स का जो अंदर वाला टिश्यू है वो वीक होगा ना, तो जब उसके अंदर एयर आएगी तो वो क्या कर देगी? ऊपर ब्लैप्स बना देगी, या ऊपर मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। अब ये जो ब्लैप्स है ना बच्चों, इनके अंदर क्या होता है? ये देखो, ये अंदर से आ रहे हैं ना, इनके अंदर होती है एयर। इन केस अगर आप ये ब्लैप्स क्या कर जाए, रप्चर कर जाए, तो जब ये ब्लैप्स रप्चर करेंगे तो आपके पास जो एयर होगी ना वो इस प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाती है। कहां पर है? इस प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाती है। तो जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज द प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स होता है ना बच्चों, ये आपने याद रखना है टू वे मूवमेंट ऑफ एयर। क्या याद रखना है? टू वे मूवमेंट ऑफ एयर।
मूवमेंट ऑफ एयर। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स है, यहाँ जो हमारे पास सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स होता है, इन दोनों के अंदर जो आपके पास एयर की मूवमेंट होती है ना, वो टू वे होती है। देखो टू वे का क्या मतलब होता है कि जब आप देखो इंस्पायर करते हो ना, तो आपके लंग्स के अंदर एयर जाएगी। जब आपके लंग्स में जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया आपका रप्चर हो चुका है ना, तो वो एयर जो होगी वो आपकी इस प्लूरल कैविटी के अंदर जाएगी, तो पेशेंट को निमोथोरेक्स वाली सिम्टम आएगी। लेकिन जैसे ही आप एक्सेल करोगे ना, तो ये जो एयर होगी ये दोबारा क्या करेगी, यहाँ से निकल के हम उसको एक्सेल भी करवा लेते हैं। तो एक्सेलेशन के अंदर ये जो एयर होती है वो आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मैं इसलिए कहा है टू वे मूवमेंट ऑफ द एयर है। आप इंस्पायर करते हो तो वो प्लूरल कैविटी में चली जाती है, जब आप एक्सपायर करते हैं तो वो प्लूरल कैविटी से निकल के बाहर भी चली जाती है। तो इसलिए जो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस यानी जो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स होता है, ये कोई ज्यादा इमरजेंसी की कंडीशन नहीं होती। क्यों? बिकॉज देर इज अ टू वे मूवमेंट ऑफ द एयर। लेकिन अगर एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाए, मतलब ये जो गेट है आपके पास, जहां से एयर दोबारा अंदर लंग्स के आके लंग्स में आकर हम उसको एक्सेल करें, अगर ये यहाँ से क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, फिर वो एयर क्या करती रहेगी, हमारे पास इस प्लूरल कैविटी में ट्रैप हो जाएगी, और पेशेंट को क्या हो जाएगा, सीवियर निमोथोरक्स हो जाएगा, जिसको अभी मैं बताता हूँ, जिसको हम टेंशन निमोथोरक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स क्या है सर, जिन पेशेंट्स के या जिन लोगों की हाइट लंबी होती है, जो थिन होते हैं, या जिनमें मार्फन सिंड्रोम होता है, उनके अंदर जो लंग्स होते हैं वो वीक होते हैं। जो वीक लंग्स के अंदर जब एयर जाती है तो उनके अंदर वो ब्लैप्स बन सकते हैं। जब वो ब्लैप्स बन के अगर रप्चर कर जाए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है लंग्स और प्लूरल कैविटी के दरमियान में। तो उसमें जब आप इनहेल करते हो तो एयर प्लूरल कैविटी में चली जाती है, जब आप एक्सहेल करते हो तो वो एयर आपकी प्लूरल कैविटी से बाहर आ जाती है। इसलिए पेशेंट के अंदर ना जो एक्यूट सिम्टम्स होती हैं वो नजर हमें नहीं आती। ठीक है, बट स्टिल देयर इज द निमोथोरक्स, क्योंकि एयर तो प्लूरल कैविटी में आपके पास जा रही है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं बच्चों सेकेंडरी निमोथोरक्स। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स। अब बच्चों ये जो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स है, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी वर्ड आता है सेकेंडरी का, इसका मतलब है कि आप लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब पेशेंट के अंदर कोई ऐसी डिजीज है, या पेशेंट के अंदर इंजरी हो गई है, या ट्यूमा हो गया है, या कैंसर है, या कोई आपने ऐसा कि उसके अंदर मैकेनिकल प्रोसीजर कर दिया है जिसकी वजह से उसके लंग्स क्या हुए हैं, इंजरी हुई है लंग्स के अंदर, और फिर लंग्स से जो एयर है वो निकल के उस पेशेंट की प्लूरल कैविटी के अंदर जा रही है। तो सेकेंडरी के अंदर आपने हमेशा याद रखना है। और मजे की बात बताऊं, जो आपको मतलब वार्ड्स वगैरह के अंदर पेशेंट निमोथोरस के नजर आते हैं ना, वो ज्यादातर उनके अंदर ये स्पॉन्टेनियस सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरस होता है। क्योंकि जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जाहिर बात उनके अंदर कोई ना कोई कोमोबिलिटीज होती है, मतलब उनमें कोई ना कोई डिजीज होती है, जैसे सीओपीडी हो गया, कैंसर हो गया, या इसके अलावा टीबी हो गया, या नमोनिया हो गया, या उनके अंदर हम मतलब वेंटिलेटर्स के ऊपर जिन पेशेंट्स को डालते हैं उनके अंदर भी ये निमोथोरक्स होने का चांस ज्यादा होता है। तो अगर आप देखो यहाँ पर लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो डिजीज है या वो जो हम मैकेनिकल प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से जब लंग्स डैमेज होगा और उस पेशेंट की प्लूरल कैविटी में अगर वो वाली एयर चली जाए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स। इसमें हमेशा कॉजेस क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे, कोई ना कोई और रीजन होगा। जैसा कि मैं कहता हूँ कि पेशेंट हमारे पास है सीओपीडी का, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जो सीओपीडी वाला पेशेंट होता है, इसके अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है ना, आपकी एयर बाहर नहीं जा रही होती, तो वो एयर क्या करती है, एलोविलाई वगैरह के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। तो जब रिटेंशन ऑफ एयर होती है ना, तो वो एयर क्या कर सकती है, हमारे पास लीक आउट करके प्लूरल कैविटी में जाकर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स का आस करवा सकती है। इसी तरह हमारे पास अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे टीबी है, जैसे हमारे पास नमोनिया है, तो इनकी वजह से आपको सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरक्स होगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट कोई ट्रियोमा हो जाए, कोई इंजरी ब्लंट ट्रियोमा हो जाए, या आपको डायरेक्ट इंजरी हो जाए, ठीक है, स्टैब वगैरह की इंजरी हो, उसकी वजह से भी सेकेंडरी भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। लेकिन इसको हमने टेंशन कब कहना है वो भी आपको मैं बताता हूँ, सीओपीडी वगैरह टीबी। इसके अलावा बच्चों जब आप क्या करते हो, कि जब हम ये जो क्या इसको कहते हैं, जिन पेशेंट के अंदर ये सीवीपी पास करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं, ये क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को, उसके अंदर करते हैं लाइन प्लेसमेंट, हाँ सब क्लेवियन लाइन प्लेसमेंट होती है। ये जो आपकी सब क्लेवियन आर्टरी वेन है ना, इसके अंदर हम जब इसमें लाइन को प्लेसमेंट करते हैं ना, जिसको सब क्लेवियन लाइन प्लेसमेंट कहा जाता है, तो उससे क्या हो सकता है, पेशेंट के जो लंग्स का ऊपर वाला एरिया ना, देखो यहाँ पर ये जो इसका एपिक्स वाला पार्ट है, तो इसका जो टिश्यू है ना वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, नीडल लगा रहे हो।
तो इस तरह ये जो हमारे पास सब क्लिनिक लाइन प्लेसमेंट होती है ना, इसके लिए आपको मतलब कि एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है। जो एचओज वगैरह होते हैं उनको ये सब क्लिनिक लाइन प्लेसमेंट बहुत मतलब कि रेयर, अगर किसी को ज्यादा अच्छी आती हो, लेकिन ज्यादातर ये पीजी वगैरह या अक्सर पीजी को भी ये नहीं आती हो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें रिस्क होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो लंग्स डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसकी क्या करते हैं, हमें एक्सपर्ट बंदे की जरूरत होती है। तो आपने क्या लिखना है कि जिस बंदे के अंदर हमें सब क्लेमियन लाइन प्लेसमेंट की जरूरत होती है ना, जिसको हम वहां से मतलब कि मेडिसिन वगैरह या न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर लंग्स का ट्यूमर या सॉरी लंग्स की इंजरी होने का चांस होता है, और उनमें सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स आपको नजर आ सकता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो पेशेंट हम वेंटिलेटर्स के ऊपर डालते हैं या सी पैप या बाई पैप या उसके अलावा पैप के ऊपर डालते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर मैकेनिकल इंजरी होने का चांस ज्यादा होता है, एंड इट कैन लीड टू द सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। लेकिन ये भी क्या होती है, टू वे। ये जब तक तो हमारे पास क्या है, ये टू वेव होगी, मतलब एयर जाएगी और वापस आ जाएगी, तो पेशेंट के अंदर सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट बच्चों, जब ये आपके पास कन्वर्ट हो जाती है ना ये कंडीशन, किसके अंदर, टेंशन निमोथोरक्स के अंदर। अब निमोथोरक्स की जो सीवियर कंडीशन है ना, वो है टेंशन निमोथोरक्स। अब टेंशन निमोथोरक्स में आपने याद रखना है कि अगर प्राइमरी या सेकेंडरी निमोथोरक्स की वजह से आपको टेंशन निमोथोरक्स हो जाए, मतलब देखो, ये टू वेव था ना, मैंने बताया था कि एयर जाती है और एयर वापस भी आती है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एयर क्या करे, एक साइड की तरफ मूवमेंट ही हो रही हो, सिर्फ आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर ना एयर कंटिन्यूसली जा रही हो, वहां से वापस ना आए, मतलब वन वे मूवमेंट अगर एयर की हो ना, तो उसको हम कहते हैं इट कैन लीड टुवर्ड्स द टेंशन निमोथोरेक्स। इट कैन लीड टुवर्ड्स द वन वे मूवमेंट, वन वे मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब एयर आपके पास प्लूरल कैविटी में जा रही है, लेकिन अगर वो वापस ना आए, चाहे वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स है, चाहे वो आपके पास प्राइमरी है, तो अगर इन दोनों में से किसी के अंदर भी वन वे मूवमेंट एयर की होना शुरू हो जाए ना, मतलब एयर जा रही है आपके पास इस प्लूरल कैविटी के अंदर, लेकिन जब वापस आती है, जब उसने वापस आना होता है, तो ये जो टिश्यू होता है ना, वो उस होल के आगे आ जाता है, तो जिसकी वजह से एयर वापस लंग्स के अंदर नहीं आती। वो एयर क्या करती है, कंटिन्यूसली ट्रैप होती रहती है आपकी प्लूरल कैविटी के अंदर। तो जब वो कंटिन्यूसली ट्रैप होगी, तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्फीयर निमोथोरक्स, जिसको हम कहते हैं टेंशन निमोथोरक्स। अब ये जो टेंशन निमोथोरक्स होता है बच्चों, ये होती है इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि आपके लंग्स की प्लूरल कैविटी में बहुत ज्यादा एयर डिपॉजिट हो रही है, और वो एयर क्या करती है, आपके लंग्स का एटिलेक्टेसिस करवा देती है, मतलब आपके लंग्स को ऊपर से कोलैप्स करवा देती है। क्योंकि बच्चों एयर अगर डिपॉजिट हो रही है तो उसका प्रेशर होगा, और वो प्रेशर क्या करता है, आपके लंग्स को एक्सपैंड नहीं होने देता। जब वो एक्सपैंड नहीं होने देगा, तो आपकी एयर के जो लंग्स हैं, अफेक्टेड लंग के अंदर एयर नहीं जाएगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा पेशेंट के अंदर। और इसके अलावा और भी काफी सारे मल्टीपल सिम्टम है, जो आपको मैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स में लिखवाता हूँ। तो प्राइमरी या सेकेंडरी निमोथोरक्स हमारे पास नॉर्मली तो टू वे मूवमेंट होती है, लेकिन अगर जब ये आपके पास वन वे मूवमेंट हो जाए, मतलब सिर्फ एयर जा रही है वापस नहीं आ रही, तो इट कैन लीड टू द टेंशन निमोथोरक्स, ठीक है बच्चों। एंड टेंशन निमोथोरक्स इज द इमरजेंसी कंडीशन। अब बात करते हैं कि सर ये जो निमोथोरक्स वाले पेशेंट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आती हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो चूंकि हमारे पास आपके लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं ऊपर एयर डिपॉजिट होने की वजह से, तो पेशेंट के अंदर हमें नजर आता है डिस्निया। पेशेंट के अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नजर आएगी। अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों नजर आ रही है, वही बात है दोबारा की, ऑक्सीजन आपके पास एयर लंग्स में नहीं जा रही प्रॉपरली, एयर लंग्स में प्रॉपरली नहीं जाएगी, तो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया हो सकता है, दैट कैन लीड टुवर्ड्स द डिस्निया। इसके अलावा हमें इस पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है प्यूरिटिक चेस्ट पेन। टेंशन निमोथोरक्स में मैंने पेशेंट देखा तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन थी उसके अंदर भी ना, यूनिलेटरल एक साइड की तरफ जो अफेक्टेड लंग होता है ना, उसी साइड की तरफ बहुत सीवियर पेन होती है उस पेशेंट में। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन, तो जो आपका लंग्स अफेक्टेड होगा जहां पर निमोथोरक्स होगा, उसके अंदर पेशेंट के अंदर आपको प्लूरिटिक चेस्ट पेन क्या है, नजर आती होती है, ठीक है बच्चे। अब बात यहाँ पर ये तो मैंने कहा जो प्राइमरी स्पॉन्ट निमोथोरक्स है या जो हमारे पास सेकेंडरी है ना, उनके अंदर भी आपको ये वाली सिम्टम नजर आ सकती हैं। लेकिन जब पेशेंट के अंदर टेंशन निमोथोरक्स डेवलप हो जाती है ना, तो इसकी जो सिम्टम्स होती हैं वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। इसकी जो सिम्टम्स हैं, टेंशन निमोथोरक्स अगर पेशेंट के अंदर हो जाए, तो टेंशन निमोथोरक्स वाले पेशेंट के अंदर आपको ये वाली सिम्टम जो ऊपर मैंने लिखी है, समझ लो कि एक तो इनकी जो सिविरिटी है या इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी टेंशन निमोथोरक्स के अंदर, और कुछ और भी सिम्टम्स आपको नजर आती हैं। हम दोबारा इसको लिखते हैं कि सर अगर टेंशन निमोथोरक्स हो जाएगी, तो पेशेंट को क्या है, एक्यूट प्लूरिटिक चेस्ट पेन,
मतलब सीवियर चेस्ट पेन होगी, और किस साइड पे? अफेक्टेड लंग्स, जो लंग आपका अफेक्ट होगा उसी साइड की तरफ आपको नजर आएगी। इसके अलावा डिस्निया, आपको डिस्निया नजर आएगा। इसके अलावा आपको इस पेशेंट के अंदर जो इसका ब्लड प्रेशर है ना वो ड्रॉप नजर आएगा। हाइपोटेंशन। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि टेंशन निमोथोरक्स वाले पेशेंट का जो बीपी है ये कैसे ड्रॉप हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? टेंशन निमोथोरक्स वाले पेशेंट का जो बीपी है वो कैसे ड्रॉप हो सकता है? सर वेनस रिटर्न कम होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि सर इस पेशेंट के अंदर जो हमारे पास एयर है प्लूरल कैविटी के अंदर वो डिपॉजिट हुई हुई है, और एयर के डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी इंफीरियर वेना केवा और जो सुपीरियर वेना केवा है ना वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब ऊपर से उनके ऊपर कंप्रेशन आ जाती है। जब उनके ऊपर कंप्रेशन आती है तो आपका वीनस रिटर्न कम होता है। जब वीनस रिटर्न कम होता है तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसी वजह से अक्सर जो टेंशन निमोथोरक्स वाले पेशेंट होते हैं उनकी सडन डेथ हो रही होती है ना, उसका रीजन ये कार्डिक कोलैप्स भी है कि उनका बीपी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि इंफीरियर वेना केवा और जो सुपीरियर वेना केवा, देखो बच्चों यहाँ पर देखो, असल में इसके आगे से तो जा रही होती है ना इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। तो अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एयर अकेमुलेट हो जाए, आपका वो वाला लंग्स वो एक्सपैंड कर जाए, तो वो क्या करेगा फिर इंफीरियर वेना केवा को ऊपर से कंप्रेस कर देगा। वीनस रिटर्न कम, कार्डिक आउटपुट कम, पेशेंट का जो बीपी होता है वो भी आपको क्या मिलता है? कम मिलता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन है, और हाइपोटेंशन की वजह से इस पेशेंट के अंदर कार्डिक अरेस्ट या पेशेंट के अंदर कार्डिक अरेस्ट होगा, बिल्कुल जो आपके पास कार्डिक आउटपुट ड्रॉप हो जाएगी, और इसकी वजह से इसकी डेथ भी पेशेंट की हो सकती है अगर आपने उसको टाइमली ट्रीट ना किया। टाइमली अगर आपने उसकी डीकम्प्रेशन या नीडल डीकम्प्रेशन ना की, उस एयर को ना निकाला, तो इट कैन लीड्स टुवर्ड्स द कार्डिक अरेस्ट एंड दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हमें इस पेशेंट के अंदर क्या नजर आएगा? हाइपोक्सिया। वही बात है कि जब आपका लंग्स ही ऊपर से कोलैप्स है तो उसके अंदर एयर नहीं जाएगी, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, पेशेंट के अंदर हमें हाइपोक्सिया भी नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमें उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको कल भी बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो जब आपने उसको परक्यूज करना है ना, तो परक्यूशन के ऊपर चूंकि एयर अकेमुलेट है ना प्लूरल कैविटी के अंदर, तो ड्यूरिंग परक्यूशन, परक्यूशन के ऊपर आपको क्या नजर आएगी? हाइपर रेजोनेंस परक्यूशन। जब आप उसको परक्यूज करोगे तो आपको हाइपर रेजोनेंस साउंड सुनाई देगी। और हाइपर रेजोनेंस साउंड क्यों आपको सुनाई दे रही है? क्योंकि सर वहां पर एयर डिपॉजिट है लंग्स के अंदर। और बच्चों, जब भी लंग्स के अंदर एयर डिपॉजिट होती है या निमोथोरक्स होता है ना, तो आपको हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या होगा? हाइपर रेजोनेंस साउंड तो हमें वहां पर सुनाई दे गया, इसके अलावा और हमें क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे? जैसे मैंने बच्चों आपको कल भी एक चीज बताई थी कि इस पेशेंट के अंदर ना आपको जो ब्रेथ साउंड्स होते हैं ना वो आपको डिक्रीज मिलते हैं जब आप इसको ऑस्कल्टेट करोगे। ऑस्कल्टेशन के ऊपर आपको क्या है, जो इसके ब्रेथ साउंड्स है ना, जो अफेक्टेड लंग हो ना, वहां पर आपको ब्रेथ साउंड्स कम सुनाई देंगे। भाई सिंपल सी बात है, ब्रेथ साउंड्स आपके प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास एयर लंग्स के अंदर जाती है, जब एयर लंग्स से बाहर आती है तो आपको ब्रेथ साउंड सुनाई देती है। ठीक है, और क्लियरली सुनाई दे रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास पेशेंट होता है ना, ये टेंशन निमोथोरक्स का या किसी भी निमोथोरक्स का, तो उस पेशेंट के अंदर जो अफेक्टेड लंग होगा ना, अफेक्टेड लंग के अंदर आपको डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे। इवन दो डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपको एब्सेंट साउंड्स भी नजर आ सकती हैं, कि वहां पर आपको बिल्कुल भी जो साउंड है ना वो सुनाई नहीं देगी। तो दैट कैन लीड टू द कि पेशेंट के अंदर निमोथोरैक्स हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा तीसरे नंबर पर एग्जामिनेशन में हम देखते हैं टेक्टाइल फ्रेमिटस। जो हमने कल भी बताया था कि टेक्टाइल फ्रेमिटस आपने याद रखना है। नमूनिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, सब्र करें सर, अब उसके ऊपर आ जाते हैं। एग्जामिनेशन के अंदर तो हमें वो दिखाई नहीं ना देगा, थोड़ा सा उसको लास्ट पे हम करते हैं, एक्सरे वगैरह के ऊपर आपको डेविएशन नजर आती है। तो देखो बच्चों, और तीसरे नंबर पर आपने याद रखना है कि उसके अंदर हमने क्या करना है, टेक्टाइल फ्रेमिटस को देखना है। जो हमने कल भी बात की थी कि सर प्लूरल अफ्यूजन के अंदर भी ये जो टेक्टाइल फ्रेमिटस है ना, जो हम उसको कहते हैं कि आपका वो 99, तो 99 के ऊपर जब ज्यादा वाइब्रेशन सुनाई देना तो उसका मतलब है कंसोलिडेशन हो रही है आपके लंग्स के अंदर, तो वाइब्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। लेकिन अगर वहां पर फ्लूइड है या अगर वहां पर एयर है, तो ये जो टेक्टाइल फ्रेमिटस है, इसकी जो वाइब्रेशंस आपको सुनाई देंगी ना 99 कहने के ऊपर, वाइब्रेशन वो आपको कम सुनाई देती है। तो टेक्टाइल फ्रेमिटस आपका इसमें कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पर आते हैं जी। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर किसी ने लिखा है सर ट्रेकियल डेविएशन, तो बच्चों इस पेशेंट के अंदर जो ट्रेकिया होता है ना, इस बंदे का ट्रेकिया डेविएट कर जाता है।
ट्रेकिया डेविएट कर जाता है। बच्चों ट्रेकिया क्यों डेविएट कर रहा है, देखो जिस साइड की तरफ एयर होती है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एयर बहुत ज्यादा प्रेशर को जनरेट करती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इस साइड की तरफ एयर डिपॉजिट है ना, ये देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा एयर डिपॉजिट है, तो ये क्या करेगी, ये जो आपका ट्रेकिया है ना, इसको पुश करके अपोजिट साइड की तरफ भेज देगी। तो जो आपका अफेक्टेड लंग है, और लेफ्ट को, जैसे यहाँ पर लेफ्ट लंग आपका अफेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, ट्रेकिया को राइट साइड की तरफ पुश करेगा, ऑपोजिट साइड की तरफ पुश करता है। और अगर आपको एटेलेक्टेसिस हो जाए, तो वो हमारे पास क्या करता है, आइसोलेटेड फॉर्म की तरफ, मतलब आइसोलेट जो सेम टाइप लंग्स अफेक्ट होते हैं ना, उसकी तरफ ही हमारे पास ट्रेकियल डेविएशन या जो दूसरे ऑर्गन्स की डेविएशन होती है, वो अफेक्टेड लंग की तरफ हो रही होती है। लेकिन निमोथोरक्स के अंदर, स्पेसिफिकली टेंशन निमोथोरक्स के अंदर, अफेक्टेड लंग से जो ट्रेकिया है ना, वो अवे डेविएट करेगा ऑपोजिट साइड की तरफ, मतलब ये इस तरह ऐसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर है, वो उसको क्या करिए, पुश। तो चौथे नंबर पर आपको स्पेशल में क्या मिलेगा, ट्रेकियल डेविएशन आपको मिलती है। पांचवें नंबर पर बच्चों याद रखना है, इस पेशेंट की जो जोगुलर वीनस डिस्टेंशन आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, जोगुलर वीनस डिस्टेंशन मिलेगी। अब इसकी जो जोगुलर वेन है वो क्यों डिस्टेंड कर रही है, मैंने आपको आगे भी बताया है कि जो आपके पास स्पीरियर वेना केवा और जो इन्फीरियर वेना केवा है ना, वो कंप्रेस होती है। तो जब स्पीरियर वेना केवा कंप्रेस होगी, तो जो उससे जोगुलर वेन ने उसके अंदर ब्लड फेंकना था ना, वो ब्लड भी उसके अंदर नहीं फेंक सकेगी, जिसकी वजह से जो जोगुलर वेन है वो आपकी एलिवेट या डिस्टेंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपने याद रखना है, जोगुलर वीनस डिस्टेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइपर रेजोनेंस, अफेक्टेड लंग्स के अंदर ब्लड साउंड्स कम हो जाएंगी, और दूसरे नंबर हमें उस पेशेंट के अंदर जो भी जेवीडी मिलेगा, और टेक्टाइल फ्लेमिटस डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमने इस पेशेंट को ना, मतलब डायग्नोस कैसे करना है। तो यहाँ पर ना जो इन्वेस्टिगेशन है ना, इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा हम ना दो चीजों के ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी, अगर टेंशन निमोथोरस पेशेंट है ना, तो वो आपके पास इमरजेंसी के अंदर आ रहा है, तो हमने क्या करना है, जल्द से जल्द उस पेशेंट को हमने ठीक करना होता है, जल्दी डायग्नोस करके। अगर ना करोगे तो टेंशन निमोथोरस है, तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है कार्डियक कोलैप्स की वजह से। तो बच्चों सबसे पहले आपने उसको डायग्नोस किसकी बेस के ऊपर करना है, सिम्टम्स की बेस के ऊपर। तो पहले नंबर पर यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने क्लिनिकल क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर आपने क्या करना, उस पेशेंट को क्लू ले लेने के, हाँ भाई क्लिनिकल फाइंडिंग इसकी निमोथोरस वैली आ रही, मतलब डिस्निया सडनली हो रहा है, सडनली डिस्निया हो गया है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, पेशेंट के अंदर हमें टेकिपनिया नजर आ रहा है। तो ये आपने पहले नंबर पे क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बेस के ऊपर करना है। ठीक है, और उसकी मतलब हिस्ट्री भी आपने देख लेनी है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या हमारे पास कोई इंजरी वगैरह के साथ वो पेशेंट आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ना, जिन लोगों के अंदर ये स्टैबिंग वगैरह हो जाती है ना, मतलब स्टैब किसी ने, थीफ ने मार दिया, या कोई इंजरी को ट्रिमा हो गया है, तो उन पेशेंट्स के अंदर आपको ये टेंशन निमोथोरस काफी नजर आता है। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना होता है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको स्टैब सामने से नजर आ रहा है कि इसकी स्टैबिंग हुई है, तो प्लूरल कैविटी इसकी अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से वहां पर एयर इसके अंदर अकेमुलेट हो गई होगी, तो निमोथोरक्स हो सकता है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, एक आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स बेस के ऊपर करना है बच्चों। दूसरा फिर आपने करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी आपने जुगुलर वीनस डिस्टेंशन देख लेनी है, पेशेंट के अंदर टेक्टाइल फ्लेमिटस देख लेना है, और उसका टेट करके आपने देख लेना है कि ब्रेथ साउंड इसकी कम हो रही है या नहीं हो रही। तो ये जो 3 से 4 हम यूज करते हैं, इसकी बेस के ऊपर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन बेस के ऊपर भी आपने इसको डायग्नोस करना है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर फिर आपने क्या करना होता है, आपने इस पेशेंट को अगर ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, तो आपने उस पेशेंट का करवाना है चेस्ट एक्सरे। दैट इज द, मतलब जिसको बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है, और सबसे एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन भी ऑलमोस्ट यही है। तो चेस्ट एक्सरे आपने करवाना है निमोथोरक्स वाले पेशेंट के अंदर। तो याद रखिएगा, जब आप इसका चेस्ट एक्सरे करवाओगे, तो आपने क्या क्या चीजें देखनी है बच्चों, यहाँ पर आपने देखना ही है। सबसे पहले जो अफेक्टेड साइड होगी ना उस पेशेंट की, वो अफेक्टेड साइड आपको ज्यादा ब्लैक कलर की नजर आएगी। जो अफेक्टेड साइड होगी, वो आपको ज्यादा ब्लैकिश नजर आएगी, इफ यू नोटिस हियर, ये आपको ज्यादा ब्लैकिश नजर आ रही। ठीक है, दूसरे नंबर आपने यहाँ पर देखना मिड एस्टनल शिफ्ट, या जिसको हम कह रहे थे कि जो इसका ट्रेकिया है ना, वो ट्रेकिया डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, इस पेशेंट का ट्रेकिया डेविएट हो रहा है, मतलब इसका जो लेफ्ट लंग है ना, वो अफेक्टेड है। तो एक आपने देख लेना कि उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर अकेमुलेट होगी, दूसरे नंबर आपने ट्रेकियल डेविएशन देख लेनी है। तो अगर आपको ये दो चीजें मिलेंगी एक्सरे के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है, पेशेंट के अंदर निमोथोरेक्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपने लिख देना ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकियल डेविएशन, और दूसरे नंबर जो आपके पास यहाँ पर प्लूरा होगा,
प्लूरा के अंदर आपको ब्लैक इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगी एयर की, ब्लैक इंटेंसिटी। और वो ब्लैक इंटेंसिटी आपको ज्यादा क्यों नजर आ रही है? बिकॉज ऑफ द एयर अकेमुलेशन। बच्चों जब भी ज्यादा एयर लंग्स के अंदर अकेमुलेट होती है ना, तो आपको वो ब्लैक कलर के नजर आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते। लेकिन अगर वहां पर कंसोलिडेशन वगैरह होती है तो उस केसेस के अंदर वो हमें व्हाइटिश कलर के नजर आ रहे होते हैं। तो ये एक्सरे हमारे पास सबसे क्या होती है, अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके अलावा ना, अगर हमारे पास मतलब कि कोई अच्छा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहां पर क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो है ना वो बेड के साथ ही लगे होते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन अक्सर जो आपके पास सारा प्राइवेट ये हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट्स के अंदर तो नहीं होते। तो वहां पर आपके पास ना बेड के साथ ही क्या लगा होता है, अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं बेड साइड अल्ट्रासाउंड। तो अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपने क्या करवाना, उस पेशेंट का आपने अल्ट्रासाउंड भी करवा लेना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको भी क्या है, ये सारी हाई इंटेंसिटी ब्लैक कलर की ये चीजें आपको यहाँ पर नजर आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैडम एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पास हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। लेकिन पहले नंबर पर क्लिनिकल फाइंडिंग्स, दूसरे नंबर फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरे नंबर पर एक्सरे, यहाँ तक पेशेंट आपका डायग्नोज हो जाता है। फिर हम आगे उसको लेके जाते हैं किसकी तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ, कि इस पेशेंट को हमने ट्रीट कैसे करना होता है। तो हाँ जी, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मेडिसिन का एक ही असूल है कि पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज डिपॉजिट होगी है या एक्सेस होगी तो उसको निकाल दो। अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो वो चीज उस पेशेंट को दे दो। जैसे में हम कहते हैं हाइपोनाइट्रीमिया है तो पेशेंट को सोडियम दे दो, हाइपरकलीमिया है तो पोटाशियम को निकाल दो, हाइपर नाइट्रीमिया है तो सोडियम को निकाल दो। यहाँ पर एयर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इस पेशेंट के एयर को यहाँ से निकालेंगे। अब वो उस एयर को हम कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर तो पेशेंट आपके पास इमरजेंसी के अंदर आ रहा है टेंशन निमोथोरक्स के साथ, पेशेंट किसके साथ आ रहे हैं, टेंशन, क्योंकि यही तो इमरजेंसी वाली कंडीशन है ना, टेंशन निमोथोरक्स के साथ। तो बच्चों टेंशन निमोथोरक्स वाले पेशेंट के अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि एयर अकेमुलेट है ना उसके लंग्स के अंदर, तो आपने उस पेशेंट की करवानी है नीडल डीकम्प्रेशन। क्या करवानी है, नीडल डीकम्प्रेशन, कि मतलब आपने नीडल डाली है यहाँ पर। और मैडम पहले पता क्या करते हैं, इसके अंदर हम नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं। नीडल डीकम्प्रेशन करने के बाद हम इसके अंदर चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेट कर सकते हैं, मतलब कि चेस्ट ट्यूब की प्लेसमेंट हम इसके अंदर कर सकते हैं जब जो एयर होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले अगर आपने वो देख लेनी कि हाँ भाई एक्सरे के ऊपर कितना ज्यादा ब्लैकिश है, कि मेरे पास जो सिरिंजेस हैं वहां उससे काम हो जाए ना, कि उससे मैं एयर को निकाल लूं। हाँ अगर एयर बहुत ज्यादा है तो आप इसकी क्या करोगे, फिर चेस्ट ट्यूब की प्लेसमेंट करोगे, ठीक हो गया मैडम। तो लेट्स सपोज आपके पास चेस्ट ट्यूब है नहीं, आपके पास सिर्फ नीडल ही अवेलेबल है, तो फिर आपने क्या करना है, नीडल डीकम्प्रेशन। वैसे पहले आपने स्टार्ट ही नीडल डीकम्प्रेशन से करना है, क्योंकि एक तो ये होगा ना कि नीडल से हमारे पास हम एग्जैक्ट उसकी प्लूरल कैविटी को ना ढूंढ लेंगे आसानी के साथ, क्योंकि आप पंचर कर रहे हो, आप उसकी स्किन को भी पंचर कर रहे हो, आप उसके जो विजल प्लूरा है उसको भी पंचर कर रहे हो। फिर जाके आपने क्या करना होता है, ढूंढना होता है कि भाई अच्छा इसकी ये वाली प्लूरल कैविटी है। तो अभी आपने लेक्चर के बाद ना इसकी एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, या आपने यूट्यूब पे सर्च कर लेनी है कि हम नीडल डीकम्प्रेशन कैसे करते हैं, तो आपको वो सारा तरीका बताएगा कि आपने सबसे पहले किस जगह पे आपने ये नीडल को डालना होता है और उससे हमने एयर को निकालना होता है। बच्चों ये हम डालते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हम ये नीडल को डालते हैं। और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ के अंदर है, मतलब कि किस एरिया या किस अप्रोच को हमने यूज करना है, मतलब मिड क्लेविकुलर अप्रोच लेके जानी है, हमने एक्सिलरी या मिड एक्सिलरी, या हमने स्केपुलर जो लाइन है उसको फॉलो करना है। तो इसके अंदर हम फॉलो करते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड मिड क्लेविकुलर लाइन। तो इजी से आपने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस ढूंढनी है और आपने उसकी मिड क्लेविकुलर लाइन ढूंढनी है, और मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर आपने क्या करना है, नीडल को वहां पर डाल देना, मतलब नीडल को हम कंप्रेस करेंगे, आपने लेते जाना है उसको ना, अंदर करते जाना। सडनली ना आपको फील होगा कि नीडल पता है क्या हुई, वो नीडल डायरेक्टली बड़ी आसानी से अंदर चली गई है। मतलब पहले आप थोड़ा सा पुश कर रहे हो, जब नीडल थोड़ा सा आसानी से अंदर जा गई है ना, इसका मतलब अब प्लूरल मतलब की कैविटी के अंदर नीडल मेरी चली गई है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पीछे से उसको निकालते हो एयर को, तो आपको वहां पर बबल्स नजर आते हैं आपकी उस मतलब कि सिरिंज के अंदर। तो इसका मतलब कि आपने जो अप्रोच है आप बिल्कुल प्लूरल कैविटी में पहुंच चुके हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वहां से एयर को निकालते रहते हो। अगर एयर ज्यादा होती है तो फिर हम क्या करेंगे, नीडल
डिकम्प्रेशन के साथ फिर आपने चेस्ट ट्यूब डाल देनी, मतलब यहाँ पर हम इस तरह ट्यूब डाल देंगे और वो ट्यूब क्या करती रहेगी, यहाँ से एयर को निकाल देगी। तो अगर एयर ज्यादा है तो हम चेस्ट ट्यूब को भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखनी। वैसे मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो निडल डिकम्प्रेशन है, इसके लिए हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को क्यों यूज करें? हम इसकी कोई और इंटरकोस्टल स्पेस क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? सर और क्योंकि दूसरे, हवा जो होती है वो, हवा की ग्रेविटी तो नहीं होती, वो ऊपर ही जाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। जैसे आपने बिल्कुल कल बिल्कुल, वो बताया, जी जी कल भी तो बिल्कुल, मैंने जैसे डॉक्टर बताया, साहब, नीचे जी आ जी रहा था। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि जो एयर है ना, एयर हमारे पास ऊपर की तरफ ज्यादातर होती है ना, तो आप एयर को आसानी से ऊपर से निकाल लोगे। दूसरे नंबर पर ना ये चीज एक पूछी जाती है कि जो हमारे पास रिब है, मैंने शायद आपको कल भी बताया था कि आपने रिब के ऊपर से नीडल को डालना है या नीचे से। बच्चे यहाँ पर पड़ी होती है ब्लड वेसल्स, जो आपकी रिब होती है ना, इसके नीचे ब्लड वेसल्स पड़ी होती है। तो आपने हमेशा पहले मतलब कि रिब को ढूंढना है और उसकी ऊपर इसका जो अपर बॉर्डर है ना बच्चों, यहाँ पर आपने नीडल को डालना है। लोअर साइड के ऊपर आपने कभी भी इसको नहीं डालना, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और आप ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकते हो। इसलिए आपने ऊपर वाली रिब के ऊपर आपने सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को ढूंढ के वहां पर चेस्ट ट्यूब को ये नीडल डिकम्प्रेशन आपने करनी। ठीक है, ये हो गया टेंशन निमोथोरक्स। बच्चों इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर मतलब प्राइमरी निमोथोरक्स है या अगर मतलब के स्मॉल निमोथोरक्स है या पेशेंट के अंदर लार्ज निमोथोरक्स है, फिर उनके अंदर हम क्या करें? क्योंकि टेंशन निमोथोरक्स में तो बहुत बड़ी मतलब निमोथोरक्स होता है, ऑलमोस्ट आपका पूरा लंग अफेक्टेड होता है। अगर मेरे पास किसी पेशेंट में मुझे मिलती है स्मॉल निमोथोरक्स, क्या मिलता है सर? पेशेंट मेरे पास किसी सीओपीडी की वजह से हॉस्पिटलाइज है, तो मैंने उसका एक्सरे करवाया तो मुझे उस पेशेंट के अंदर ना स्मॉल निमोथोरक्स मिलती है। वो कितनी स्मॉल थी? लेस देन 2 सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ थोड़े से एरिया को क्या किया हुआ था उसने, अफेक्टेड किया हुआ था। और वो एरिया कितना था? 2 सेंटीमीटर से कम है। अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम होगा तो बच्चों फिर आपने उस पेशेंट के अंदर ये नीडल डिकम्प्रेशन वगैरह नहीं करनी होती, आपने उस पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है। हमने उस पेशेंट की ऑब्जर्वेशन करनी है, और अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हो, मतलब सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम उसको दे सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े। क्योंकि जो छोटी छोटी ये निमोथोरक्स जो हमारे पास ये निमोथोरक्स होते हैं, ये मतलब ये खुद भी डिजोल्व हो सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पर पंचर हुआ ना लंग्स के अंदर, तो अगर वो छोटा सा ना तो वो खुद ब खुद हील भी कर सकते हैं। तो दो एक्सक्यूज सेंटीमीटर मी से सर। कम अगर निमोथोरक्स है ना तो उसके अंदर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैडम। सर क्या एयर पूरी प्लूरल कैविटी में चली जाती है या किसी स्पेसिफिक जगहों पे रहती है? मैडम वो तो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, कि जो टेंशन निमोथोरक्स होती है ना, टेंशन निमोथोरक्स अंदर आपके पास पूरी प्लूरल कैविटी के अंदर जा सकती है। लेकिन ये वाला जो हमारे पास जो स्मॉल निमोथोरक्स होता है ना, जिसको मैंने कहा कि 2 सेंटीमीटर से कम एरिया को इन्वॉल्व कर, देखो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके इस एरिया के अंदर जो प्लूरल कैविटी है ना, सिर्फ वहां पर एयर क्या थी, वो एयर गई है। या मैं कहता हूँ सिर्फ इस एरिया के अंदर वो हमारे पास एयर गई है, तो स्मॉल एरियाज को भी वो क्या कर सकती है, इन्वॉल्व कर सकती है। क्योंकि मेरे पास अगर लंग्स है, देखो असल में पता क्या होता है कि जो हम ज्यादातर ये पिक्चर्स देखते हैं ना, जो मैं यहाँ पर ड्रा भी करता हूँ, ये होती है 2D। तो जो आपके लंग्स का स्ट्रक्चर होता है या जो उसके ऊपर प्लूरल कैविटी होती है, वो 2D नहीं होती, वो आपके पूरे लंग्स के ऊपर होती है। तो वो हो सकता है आपके मतलब के राइट साइड से पंचर हुआ और वहां से उसी एरिया के अंदर ज्यादा एयर जा रही हो, या हो सकता है मेरे पास लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा एयर जा रही हो। लेकिन जो टेंशन निमोथोरक्स होता है ना, उसके अंदर क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, एयर आपके पास ट्रैप हो रही होती है, और जब वो एयर ट्रैप होती है ना तो वो पहले ऊपर फिर ऊपर से ऐसा ऐसा नीचे, मतलब पूरे लंग्स को वो इन्वॉल्व कर लेती है, पूरी प्लूरल कैविटी को इन्वॉल्व कर देती है। लेकिन जब स्मॉल निमोथोरक्स होता है तो वो एक मतलब कि किसी अपर पार्ट को या लोअर पार्ट को, जो अफेक्टेड पार्ट होगा, जहां पर आपके पास रप्चर हुआ हुआ या जहां पर आपके पास ब्लैप्स टूट रहे हैं, तो वो उसी एरिया को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने एक्सरे के ऊपर देखा कि हमें हमारे पास लेस देन 2 सेंटीमीटर का एरिया इन्वॉल्व है, तो आपने उसको कुछ नहीं करना, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। लेकिन अगर वो पेशेंट हमारे पास क्या है कि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, या मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लार्ज आपको निमोथोरक्स नजर आता है, लार्ज निमोथोरक्स, कितना लार्ज निमोथोरक्स होना चाहिए? अगर वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब देखो 3 सेंटीमीटर का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर ही हो। बच्चों इसका मतलब ये कि वो आपके पास 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो आपके पास 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो 15 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो जिनके अंदर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा एरिया इन्वॉल्व हो ना, फिर बच्चे उनके अंदर आपने नीडल डिकम्प्रेशन करनी ही होती है। मैं अक्सर ये चीज बताता हूँ तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2 और 3 में क्या कुछ ज्यादा डिफरेंस आ गया? बच्चे 2 का मतलब है कि वो 2 से कम है, वो 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। और 3 से ज्यादा का मतलब है कि वो 50 भी हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है, वो 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है।
तो फिर इन केसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन हमने क्या करनी है, नीडल डीकम्प्रेशन करनी है। आपने क्या करनी है, नीडल डीकम्प्रेशन, मतलब नीडल आपने डाली और वहां से आपने एयर को निकालना, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर बार बार निमोथोरेक्स हो रही है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्मॉल निमोथोरेक्स है, पेशेंट सीओपीडी के साथ हॉस्पिटलाइज है और उसको बार बार निमोथोरेक्स हो रहा है, खुद ही रिजोल्व हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा था 2 सेंटीमीटर से जो कम होता है वो खुद रिजोल्व हो जाता है। लेकिन ये पेशेंट के अंदर बार बार अगर होगा ना, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रिकरेंट निमोथोरेक्स, तो जो रिकरेंट निमोथोरेक्स होता है उसका रिस्क होता है कि उस पेशेंट में टेंशन निमोथोरेक्स हो सकता है। तो रिकरेंट निमोथोरेक्स वाले पेशेंट के अंदर आप क्या करते हैं बच्चों, उसके अंदर आपने चेस्ट ट्यूब डाल के उसकी सारी एयर को निकाल के उसको हील करवाना है प्रॉपर, ताकि अब दोबारा इसको क्या ना हो, निमोथोरेक्स ना हो। तो रिकरेंट निमोथोरेक्स के लिए भी आपने याद रखना है, रिकरेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, रिकरेंट, क्योंकि रिकरेंट निमोथोरेक्स के अंदर ना वो आपको हवाला देते हैं स्मॉल निमोथोरेक्स का। तो अक्सर हम पढ़ते हैं कि स्मॉल के अंदर तो हमें जरूरत नहीं पड़ती चेस्ट ट्यूब की, लेकिन अगर वो रिकरेंट है ना, मैं कह रहा हूँ कि रिकरेंट वाला टेंशन की तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल के सारी एयर को निकाल के हम उस पेशेंट का मतलब कि जो वेंटिलेशन होती है उसको कम करके उसके एरिया को, अफेक्टेड एरिया को हील करवाते हैं, ताकि अब दोबारा इसको निमोथोरेक्स ना हो। तो रिकरेंट निमोथोरेक्स चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट, ये एमसीक्यू है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें कि टेंशन सर निमोथोरेक्स का ट्रीटमेंट क्या है, तो वो है नीडल डीकम्प्रेशन। और अगर ज्यादा हमारे पास एयर डिपॉजिट हो जाए तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, हम उसमें चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करते हैं। सर्जरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कितनी एयर का वॉल्यूम होना चाहिए, तो आपने चेस्ट ट्यूब करनी है, कितना वॉल्यूम आपका एयर होना चाहिए कि आपने उसकी नीडल डीकम्प्रेशन करनी है, वो सारी इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, दैट वी विल स्टडी इन द सेशन ऑफ द सर्जरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन निमोथोरेक्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने ट्रीट कर लिया। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब बच्चों ऑब्स्ट्रक्टिव के आप हमें यहाँ से डिजीज के नाम से सारा कुछ आइडिया हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एपनिया का मतलब होता है एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग, यहां पर हम लिखते हैं एब्सेंट ऑफ, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि यार इसका सांस अटक गया है, अब आप कहते हैं कि यार वो काम करते करते ना इसका सांस अटक गया, तो वो आपका है एपनिया, मतलब टोटली जो आपके पास एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग होते हैं, वो टोटली आपका सांस रुक जाता है इस पेशेंट के अंदर, कोई इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं हो रही। तो एपनिया, स्लीप का क्या मतलब है सर, ड्यूरिंग स्लीप, और ऑब्स्ट्रक्टिव का क्या मतलब है, ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर स्लीप के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका सांस अटक रहा है या आपको एपनिया हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सर, यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं ओ एस ए। अच्छा ये ज्यादातर ना ओ एस ए इसको लिखा जाता है, तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जब उसको मतलब ना उसने पढ़ा ना हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का जो एब्रीविएशन है ओ एस ए, तो ये थोड़ा सा अजीब है, एक ओ एस ए और एक मेरे ख्याल में जो ओ एच ए है, ये थोड़े से अजीब होते हैं, तो आपने याद रखना है ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की ही एब्रीविएशन है। ओ एस ए हमारे पास क्या, इज अ ट्रांजिएंट ऑब्स्ट्रक्टिव, इज अ टेम्परेरी लिख लेते हैं, या ट्रांजिएंट का वर्ड यूज कर लो, इज ट्रांजिएंट अपर एयरवे, अपर एयरवे obstructive disease that cause hypoxemia और total absent of breathing। तो आपको बात समझ आ गई कि अगर आपके पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट को सांस ना आ रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब सर ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, बच्चों इसकी अपनी इटियोलॉजी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को होता है स्ट्रोक, स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के अंदर हमें अक्सर नजर आता है ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसकी बच्चों रीजन क्या होती है, हमारे पास ये जो मसल्स होते हैं ना, आपके ये जो फ्रेंजियल मसल्स हैं, या जो आपके पास ये टॉन्सलर्स हैं, या हमारे पास मतलब ओरल कैविटी के जितने भी आपके पास ये ऊपर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो मसल्स हैं,
इन तमाम मसल्स को आपकी जो नर्व्स है ना वो कंट्रोल करती हैं, जैसे कि हाइपोग्लोसल नर्व होगी या आपकी वेगस नर्व होगी। तो वो सारी नर्व्स हमारे पास कहाँ से आती हैं? आपके ब्रेन से आती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो वो वाली न्यूरॉन्स क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी, जिन्होंने आपके पास क्या करना है? अपर रिस्पायरेटरी मसल्स को कंट्रोल करना होता है। अब चूंकि पेशेंट में स्ट्रोक हुआ है तो अपर रिस्पायरेटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स भी डैमेज हो गई हैं। जब आपके पास नर्व डैमेज होगी तो अब इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, वो मसल आपके पास रिलैक्स हो जाएंगे। जब वो मसल रिलैक्स होंगे तो आपके पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर आपके वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से सिंपल सी डायग्राम से बताऊं ना, चूंकि यहाँ पर हमने ऊपर ये देखिएगा, डायग्राम से समझिएगा। अब बच्चों ये देखो, ये आपका ट्रेकिया है ना, तो अगर यहाँ पर जो आपके फ्रिंजियल मसल्स हैं, अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये जो मेरे फ्रिंजियल मसल्स हैं ये अभी कॉन्स्ट्रिक्टेड हैं, और इनको कॉन्स्ट्रिक्ट किसने किया? आपकी डिफरेंट नर्व्स ने। जैसे मैंने आपको बताया हाइपोग्लोसल नर्व है या आपके पास वेगस नर्व है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर इन नर्व्स की इंजरी हो जाए या हमारे पास यहाँ पर जो टिश्यूज हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाए तो ये मसल आप देखो रिलैक्स कर जाएंगे। अब ये मसल क्या करेंगे? रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये मसल रिलैक्स होंगे तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी।